हेलो दोस्तों, आप देख रहे हैं डीएलवी न्यूज। हम बात करेंगे देश दुनिया की तमाम 25 काम की और महत्वपूर्ण बड़ी खबरों के बारे में। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। कमेंट में ये भी बताएं ये वीडियो आप किस शहर राज्य से देख रहे हैं, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि सही समय पर सही खबरें आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो चलिए नजर डालते हैं आज की तमाम बड़ी खबरों पर। देखिए, पहली सबसे बड़ी खबर, प्रियंका गांधी वाड्रा को आगामी असम विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की स्क्रीनिंग समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। एआईसी महासचिव केसी वेणुगोपाल ने असम, बंगाल, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी के लिए समितियों की घोषणा की। भाजपा ने इस नियुक्ति को कांग्रेस में आंतरिक कलह बताया। हालांकि कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए प्रियंका के महत्वपूर्ण संगठनात्मक अनुभव पर जोर दिया। यह नियुक्ति असम में कांग्रेस की चुनावी रणनीति का अहम हिस्सा होगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, कांग्रेस नेता शशि थरूर ने वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो पर अमेरिकी कार्रवाई को जंगल कानून बताया। उन्होंने कहा कि अंतर्राष्ट्रीय कानून और संयुक्त राष्ट्र चार्टर का उल्लंघन हो रहा है। अमेरिका ने मादुरो को गिरफ्तार कर न्यूयॉर्क ले जाकर उन पर ड्रग्स और हथियारों का आरोप लगाया। विपक्षी नेता मारिया कोरिना माचोडा ने देश की आज़ादी का भी आह्वान किया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, आरजेडी ने नीतीश सरकार पर तेजस्वी यादव के ड्रीम प्रोजेक्ट गोपालगंज मेडिकल कॉलेज को ठंडे बस्ते में डालने का आरोप लगाया। आरजेडी जिला अध्यक्ष दिलीप कुमार सिंह ने कहा कि सरकार क्रेडिट लेने की कोशिश में है ताकि यह परियोजना रुक जाए। तेजस्वी ने उप मुख्यमंत्री रहते 2022 में इसकी घोषणा भी की थी। आरजेडी ने कॉलेज निर्माण, बरौली को अनुमंडल बनाने सहित अन्य मांगों को लेकर जन आंदोलन की चेतावनी दी है। वहीं देखिए दोस्तों, इंदौर के भागीरथपुरा में दूषित पेयजल से हुई मौतों के विरोध में कांग्रेस ने मध्य प्रदेश में व्यापक घंटा बजाओ प्रदर्शन किया। भोपाल सहित कई शहरों में कार्यकर्ताओं ने सरकार की लापरवाही पर भी सवाल उठाए और नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के इस्तीफे की मांग की। 16 मौतों और 35 से अधिक लोगों के बीमार होने के बाद कांग्रेस ने तत्काल कार्रवाई न होने का आरोप लगाया। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, ईरान में सरकार की आर्थिक नीतियों और महंगाई के खिलाफ जनता का आंदोलन जारी है। अब तक 16 लोग इसमें मारे जा चुके हैं और 582 गिरफ्तार हुए। सर्वोच्च नेता खमेनी ने प्रदर्शनकारियों को दंगाई बताया, जबकि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने बल का प्रयोग की निंदा की। ईरान ने किसी भी विदेशी हस्तक्षेप का कड़ा जवाब देने की चेतावनी दी है। प्रतिबंधों के कारण अर्थव्यवस्था बिगड़ने से लोग सड़कों पर उतर चुके हैं। वहीं दोस्तों देखिए, दिल्ली सरकार ने राशन कार्ड धारकों के लिए बड़ी राहत दी। अब उन्हें विधानसभा स्तरीय खाद्य आपूर्ति कार्यालयों के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। सभी कार्य और समस्याओं का समाधान जिला कार्यालयों में होगा। राजस्व विभाग के पुनर्गठन के बाद खाद्य और आपूर्ति विभाग के 70 सर्किलों को भी पुनर्गठित किया जाएगा। यह कदम ई डिस्ट्रिक्ट पोर्टल और हेल्पलाइन 1076 के माध्यम से सेवाओं को सुलभ बनाने के साथ साथ दलालों से मुक्ति और करोड़ों रुपए के राजस्व की बचत करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, भाजपा के सबसे युवा नेता नितिन नवीन अगले 1 महीने में आरएसएस से जुड़े 36 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्षों और पदाधिकारियों से मुलाकात करेंगे। इन बैठकों का उद्देश्य संघ और भाजपा के बीच बेहतर समन्वय स्थापित करना होगा, खासकर उन 21 राज्यों में जहां भाजपा आरजेडी सरकारें हैं। यह पहल प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह द्वारा संघ भाजपा संबंधों को सहज बनाने के प्रयासों का हिस्सा होगा ताकि जमीनी स्तर पर करने वाले संगठनों के अनुभवों का लाभ लिया जा सके। वहीं अगली खबर देखिए, रीवा जिले के सिरमौर थाना क्षेत्र में 82 वर्षीय आदिवासी बुजुर्ग महिला के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया। पड़ोसी सुग्गा साकेत पर घर में घुसकर वारदात को अंजाम देने का आरोप है। घटना 10 दिसंबर की है, लेकिन स्थानीय पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की। पीड़िता के महिला थाने पहुंचने पर मामला दर्ज किया गया और आरोपी की तलाश जारी है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, रामगढ़ नगर परिषद चुनाव को लेकर समीकरण बदल चुके हैं। 32 में से 15 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित होने से निर्वर्तमान पार्षदों और संभावित उम्मीदवारों के अरमानों पर पानी फिर चुका है। कई अपनी पत्नियों को चुनाव लड़ाने की तैयारी में है, जबकि कुछ ने दावेदारी छोड़ दी है। जिला निर्वाचन विभाग ने चुनाव की तैयारियां भी तेज कर दी है। वहीं दोस्तों देखिए, जम्मू कश्मीर में आरक्षण नीति का मुद्दा अब बजट सत्र में गरमाने वाला है। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला को अपने वादे पूरे न करने पर विरोधी और करीबियों दोनों की आलोचना झेलनी पड़ेगी। आर्थिक रूप से पिछड़े और आरबीए वर्गों के कोटे में कटौती का आशंका से विवाद बढ़ चुका है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने भागलपुर में अतिक्रमणकारियों को सख्त चेतावनी दी। उन्होंने कहा कि पहले डोज दिया जाएगा, फिर भी बात न बनी तो डोजर और बुलडोजर चलेगा। सरकारी जमीन पर कब्जा करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा, जबकि गरीबों की झोंपड़ी नहीं उजाड़ी जाएगी। फर्जी कागजात से भूमि विवाद फैलने वालों पर केस दर्ज भी होगा।
चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, हिमाचल प्रदेश में पंचायती राज और शहरी निकायों के चुनाव 31 जनवरी तक होने थे, लेकिन अब अप्रैल मई में होने की संभावना है। इस देरी से पंचायतों को मिलने वाली केंद्रीय ग्रांट पर संकट गहरा हो सकता है, जिससे वित्तीय संकट और विकास कार्य प्रभावित होंगे। अधिनियम के तहत प्रशासक नियुक्त करने पड़ सकते हैं, जिससे ग्रांट मिलना कठिन हो जाएगा। ग्रामीण विकास सचिव ने केंद्र से बात करने की भी बात कही। वहीं दोस्तों देखिए, केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना 2026 के लिए नया सर्वे और आवेदन प्रक्रिया शुरू कर दी है। इसका उद्देश्य कच्चे और असुरक्षित घरों में रह रहे ग्रामीण परिवारों को पक्का मकान उपलब्ध कराना होगा। जनवरी 2025 से शुरू हुए इस सर्वे के बाद पात्र लाभार्थियों को 1,20,000 तक की सहायता राशि सीधे बैंक खाते में मिलेगी। विधवाओं, दिव्यांगों और SC/ST परिवारों को प्राथमिकता दी जाएगी, जिससे हर जरूरतमंद को सुरक्षित घर मिल सके। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चेतावनी दी है कि यदि भारत रूसी तेल मामले पर सहयोग नहीं करता तो अमेरिका भारतीय आयात पर टैरिफ बढ़ा सकता है। उन्होंने इसे दोनों देशों के बीच व्यापार वार्ता से जोड़ा। ट्रंप के पिछले दावे के बाद यह बयान सामने आया कि पीएम मोदी ने रूसी तेल खरीद रोकने का आश्वासन भी दिया था। भारत अब अमेरिकी अनुरोध पर साझा करने के लिए रूसी और अमेरिकी तेल खरीद का साप्ताहिक डेटा इकट्ठा कर रहा है। वहीं देखिए, मोहन भागवत ने वृंदावन में समय सेवकों को सक्रिय भव्य का संदेश दिया। उन्होंने लव जिहाद पर चिंता व्यक्त करते हुए हिंदुओं से घर घर जाकर एकता का महत्व समझाने का भी आह्वान किया। भागवत 7 दिवसीय दौरे पर हैं, जहां वे अखिल भारतीय कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता करेंगे। इसमें संघ के शताब्दी वर्ष समारोह की रूपरेखा और सामाजिक सद्भाव जैसे महत्वपूर्ण विषयों पर भी चर्चा होगी। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली प्रशासन SIR से पहले मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए अभियान चला रहे हैं। बूथ लेवल अधिकारी घर घर जाकर सत्यापन करेंगे। 20 साल बाद सूची अपडेट हो रही है, जिसमें मतदाताओं के नाम हटाए जा रहे हैं और पात्र नागरिकों को जोड़ा जा रहा है। इसका उद्देश्य उत्तर प्रदेश जैसे राजनीतिक विवाद से बचना और लोकतांत्रिक प्रक्रिया में पारदर्शी लाना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, गांधीनगर में दूषित पानी से फैले टाइफाइड के 100 से अधिक मामलों के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने प्रशासन को युद्ध स्तर पर काम करने का निर्देश दिया। उन्होंने पाइपलाइन की तत्काल मरम्मत और प्रभावित बच्चों व नागरिकों को त्वरित उपचार का आदेश दिया। गुजरात सरकार के अनुसार 113 मामले सामने आ चुके हैं, जिनमें से 94 का इलाज जारी है। स्वास्थ्य टीमें सर्वेक्षण और जागरूकता का अभियान चला रहे हैं। वहीं देखिए, अखिलेश यादव ने भाजपा सरकार पर अभ्युदय योजना में फर्जीवाड़े, युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ और खेती किसानों को बर्बाद करने का आरोप लगाया। इंटरनेट मीडिया पर जारी बयान में कहा कि भाजपा को शिक्षा, रोजगार और उत्पादन में नहीं बल्कि केवल वसूली कमीशन से मतलब है। अभ्युदय योजना को लेकर सामने आए कथित घोटाले पर सवाल उठाते हुए कहा कि 69 में से 48 संस्थान फर्जी पाए गए। सवाल सिर्फ करोड़ों के रुपयों की वसूली का नहीं बल्कि उन अभ्यर्थियों के भविष्य का है जो उनके भरोसे पढ़ाई कर रहे थे। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार के बक्सर में अत्यधिक ठंड के कारण बच्चों के स्वास्थ्य को देखते हुए जिला अधिकारी साइला ने अहम फैसला लिया। जिले के सभी निजी और सरकारी स्कूलों में, प्री स्कूलों और आंगनवाड़ी केंद्रों में कक्षा 1 से 8 तक की शैक्षणिक गतिविधियां 5 से 8 जनवरी तक बंद रहेंगी। कक्षा 8 से ऊपर की कक्षाएं सुबह 10:30 बजे से लेकर 3:30 बजे तक चलेगी। बोर्ड परीक्षाएं इस आदेश से मुक्त रहेंगी। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार फरवरी 2026 तक भू प्रशासन को डिजिटल करेगी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के विजन के तहत जमीन की खरीद फरोख्त और लैंड यूज चेंज के लिए अब सरकारी दफ्तरों के चक्कर नहीं लगाने होंगे। धारा 34 और धारा 80 की प्रक्रियाएं एकीकृत डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आएंगी। इससे लेखपाल की रिपोर्ट का झंझट भी खत्म होगा, भ्रष्टाचार पर लगाम लगेगी और ग्रामीण औद्योगिक निवेश को बढ़ावा मिलेगा। वहीं देखिए, बिहार राज्य सरकार ने आयुष्मान भारत योजना का विस्तार कर आशा कार्यकर्ता, आंगनवाड़ी सेविका, सहायिका और निबंधित निर्माण श्रमिकों को बड़ी राहत दी। अब इन सभी पात्र लाभार्थियों और उनके परिवारों को प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का स्वास्थ्य बीमा कवरेज मिलेगा। इस निर्णय से बिहार में 17 लाख से अधिक कामगारों के परिवारों को स्वास्थ्य सुरक्षा का लाभ मिलेगा। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने गन्नौर में भाजपा के वर्कर मिलनी समारोह में कांग्रेस और आम आदमी पर तीखे हमले बोले। उन्होंने कहा कि इन पार्टियों ने जनता को गुमराह किया और भ्रष्टाचार में लिप्त रहे। सैनी ने दावा किया कि भाजपा ही पंजाब को फिर से नंबर 1 राज्य बना सकती है। उन्होंने मनरेगा में पारदर्शिता और पूर्व सांसद परनीत कौर ने बंदी सिखों की रिहाई की वकालत की।
चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। उत्तर प्रदेश के राजकीय मेडिकल कॉलेजों में चिकित्सा शिक्षा को सशक्त बनाने के लिए 1200 शिक्षक पदों पर भर्ती होगी। इनमें सहायक आचार्य और फार्मेसी प्रवक्ता के पद शामिल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर गुणवत्ता शोध और व्यवहारिक प्रशिक्षण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से यह कदम उठाया जाएगा। इसके लिए उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को अध्यासन भेजा गया। साथ ही 1230 नर्सिंग अधिकारियों को भी नियुक्ति पत्र मिलेंगे। वहीं देखिए दोस्तों, पंजाब सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 33% आरक्षण देने का ऐतिहासिक फैसला लिया। मुख्यमंत्री भगवंत मान की अध्यक्षता में कैबिनेट ने इसे मंजूरी दे दी गई है। यह कदम महिलाओं के लिए रोजगार के नए अवसर खोलेगा और प्रशासन में उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेगा। इससे सामाजिक और प्रशासनिक ढांचा मजबूत होगा। साथ ही महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, जो रंगला पंजाब के सपने को साकार करने में सहायक होगा। वहीं देखिए, उद्धव और राज ठाकरे ने बीएमसी चुनाव के लिए संयुक्त वचननामा जारी किया। उन्होंने महायुति पर महाराष्ट्र को यूपी बिहार में बदलने और लोकतंत्र को भीड़ तंत्र में बदलने का आरोप लगाया। राज ठाकरे ने महाराष्ट्र नगर निगम चुनाव में महायुति के उम्मीदवारों के निर्विरोध चुने जाने के बाद उस पर भी लगातार सवाल उठाए। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए। दिल्ली की वायु गुणवत्ता बहुत खराब श्रेणी में लौट चुकी है। औसत AQI 307 दर्ज किया गया। हवा की कम गति के कारण यह वृद्धि ज्यादा हुई। अगले कई दिनों तक राहत की संभावना नहीं है। प्रदूषण PM10 और PM2.5 मानकों ने लगभग 2.25 गुना अधिक है। तेज हवा या वर्षा के बिना स्थिति में सुधार मुश्किल दिखाई दे रहा है, जिससे दिल्लीवासी प्रदूषण से जूझते रहेंगे। वहीं दोस्तों देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने वाराणसी में कहा कि भारत 2036 ओलंपिक की मेजबानी की तैयारी कर रहा है। पिछले 11 वर्षों में देश ने 20 से अधिक अंतर्राष्ट्रीय खेल टूर्नामेंट आयोजित किए। उन्होंने खेल सुधारों जैसे खेलो इंडिया नीति 2025 पर जोर दिया। जय शाह ने भी 2030 राष्ट्रमंडल के खेलों के बाद 2036 के ओलंपिक को गुजरात लाने का लक्ष्य बताया, जिसमें 100 पदक जीतने का इरादा है। महिलाओं के खेल पर भी विशेष ध्यान दिया गया। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि उत्तराखंड में लैंड जिहाद और अतिक्रमण बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने बताया कि 10,000 एकड़ भूमि अतिक्रमण मुक्त की गई और 600 अवैध ढांचे गिराए गए। पुष्कर सिंह धामी ने यह भी घोषणा की है कि राज्य का पाठ्यक्रम न पढ़ाने वाले मदरसे 1 जुलाई 2026 के बाद बंद कर दिए जाएंगे। उन्होंने देवभूमि की सांस्कृतिक पहचान बनाए रखने और विकास कार्यों पर भी जोर दिया। वहीं देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी ने मुख्य चुनाव आयुक्त को पत्र लिखकर पश्चिम बंगाल में मतदाता सूची के SIR को तुरंत रोकने का आग्रह किया। उन्होंने प्रक्रिया में अनियमितताओं, प्रशासनिक खामियों और मतदाताओं के मताधिकार छीनने की आशंका भी जताई। अगली बड़ी खबर देखिए, कर्नाटक में EVM पर हुए एक सर्वेक्षण में 85% मतदाताओं ने इस पर भरोसा जताया, जिससे 2024 लोकसभा चुनाव को स्वतंत्र निष्पक्ष बताया गया। भाजपा ने इसे कांग्रेस की वोट चोरी थ्योरी का जवाब बताते हुए राहुल गांधी पर निशाना साधा। वहीं IT मंत्री प्रियंक खड़गे ने सर्वेक्षण के डिजाइन और सर्वे एजेंसी पर सवाल उठाते हुए इसे राज्य सरकार से असम्मत बताया और कलबुर्गी में वोट चोरी का मुद्दा फिर से उठाया गया। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, दिल्ली लोक निर्माण विभाग ने सभी सड़क संकेतकों पर QR कोड लगाने का निर्णय लिया। यह रेट्रो रिफ्लेक्टिव साइन बोर्डों को अपग्रेड करने का हिस्सा है। QR कोड से वारंटी, कंपनी का नाम और स्थापना तिथि जैसे जानकारी आपको मिलेगी। इसका उद्देश्य साइन बोर्डों का बेहतर रख रखाव और जवाबदेही सुनिश्चित करना होगा, जो अक्सर खराब स्थिति में पाए जाते हैं। चलिए अगली खबर देखिए, अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने वेनेजुएला के नेता निकोलस मादुरो और उनकी पत्नी की गिरफ्तारी का दावा किया। इस ऑपरेशन की तुलना सद्दाम हुसैन और ओसामा बिन लादेन के खिलाफ कार्रवाई से की गई है। मादुरो पर अमेरिका में नार्को टेररिज्म सहित कई गंभीर आरोप है। इस घटनाक्रम से वेनेजुएला के भविष्य पर सवाल खड़े हो चुके हैं, जहां लोकतांत्रिक बदलाव या अराजकता बढ़ने की आशंका जताई गई है। वहीं दोस्तों देखिए, अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं को भाजपा की रणनीतियों से सावधान रहने को कहा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा जनता को गुमराह करने के लिए मंत्रिमंडल विस्तार करेगी। अखिलेश यादव ने कार्यकर्ताओं से एकजुट होकर भाजपा की नाकामियां जनता तक पहुंचाने और 2027 में सफलता पाने का आह्वान किया। उन्होंने समाजवादी PDF पंचांग 2026 का विमोचन भी किया और सावित्रीबाई फुले की जयंती भी मनाई। चलिए अगली बड़ी खबर देखिए, अमित शाह ने पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी पर बांग्लादेशी घुसपैठ को लेकर तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि घुसपैठियों से राज्य की मां, माटी और मानुष खतरे में है। अमित शाह ने ममता को घुसपैठ के लिए जिम्मेदार भी ठहराया, जबकि ममता ने भाजपा शासित राज्यों में बांग्ला भाषियों को निशाना बनाने का मुद्दा उठाया। यह आगामी विधानसभा चुनाव में बंगाली अस्मिता और घुसपैठ को केंद्रीय मुद्दा बनाने का संकेत है।
वहीं देखिए वाराणसी में आज पीएम मोदी ने 72वीं सीनियर नेशनल वॉलीबॉल चैंपियनशिप का उद्घाटन किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वर्चुअली और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सिगरा स्टेडियम में मौजूद रहकर इसका शुभारंभ किया। 11 जनवरी तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में देश भर में 58 टीमें और 1044 से अधिक खिलाड़ी भाग लेंगे। यह आयोजन काशी को स्पोर्ट टूरिज्म हब बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए पोक्सो मामलों के निपटान में तेजी देखने को मिली। 2025 में निपटान दर 109% रहा, जो दर्ज मामलों से अधिक है। एक रिपोर्ट के अनुसार लंबित मामलों को 4 साल में खत्म करने के लिए 600 से अतिरिक्त विशेष पोक्सो अदालतों की आवश्यकता है, जिस पर लगभग 1977 करोड़ रुपए खर्च होंगे। हालांकि आधे मामले 2 साल से अधिक समय से लंबित है और 200% दर में उतार चढ़ाव देखने को मिल रहा है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, बिहार राज्य के प्रत्येक पंचायत में कस्टम हायरिंग सेंटर स्थापित किए जाएंगे ताकि लघु और सीमांत किसानों को आधुनिक कृषि यंत्र आसानी से मिल सके। इसका उद्देश्य किसानों की खेती की लागत कम करना, समय पर कार्य पूरा करना और उत्पादन बढ़ाना होगा। प्रत्येक सेंटर पर 10 लाख रुपए तक की लागत से स्थानीय फसल चक्कर के अनुसार यंत्र उपलब्ध होंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए दिल्ली की एक महिला को ताबीज दिलाने के बहाने हरिद्वार लाकर दुष्कर्म किया गया। आरोपित सोनू सिंह ने महिला को शराब पिलाकर शारीरिक संबंध बनाए और अब पति को छोड़ने का दबाव भी बना रहा है। दिल्ली में 0 FIR दर्ज होने के बाद मामला जवालापुर कोतवाली हरिद्वार स्थानांतरित किया गया। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, असदुद्दीन ओवैसी ने प्रधानमंत्री मोदी से 26/11 आतंकी हमले के आरोपी मसूद अजहर को पाकिस्तान से भारत लाने की मांग की। उन्होंने अमेरिका द्वारा वेनेजुएला के राष्ट्रपति निकोलस मादुरो को गिरफ्तार करने का हवाला देते हुए कहा कि जब ट्रंप ऐसा कर सकते हैं तो आप ऐसा क्यों नहीं कर सकते। चलिए अगली खबर देखिए, दिल्ली NCR में ठंड और प्रदूषण का डबल अटैक जारी है। भारतीय मौसम विभाग ने शीतलहर और घने कोहरे के लिए येलो अलर्ट जारी किया। कई इलाकों में वायु गुणवत्ता बेहद खराब से गंभीर श्रेणी में पहुंच चुका है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी चिंताएं बढ़ चुकी है। लोगों को अनावश्यक रूप से बाहर निकलने से बचने की भी सलाह दी जा रही है। वहीं देखिए दोस्तों, उत्तर प्रदेश का समर्थ विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट तैयार हो रहा है। इसका लक्ष्य 2047 तक यूपी को कृषि, स्वास्थ्य, शिक्षा, उद्योग और पर्यटन सहित विभिन्न क्षेत्रों में देश को आगे लाना होगा। इसमें कृषि आय 5 गुना बढ़ाना, शून्य कार्बन उत्सर्जन, वैश्विक स्वास्थ्य केंद्र और सांस्कृतिक राजधानी बनाने जैसे बड़े लक्ष्य शामिल है। यह डॉक्यूमेंट राज्य में रोजगार के अवसर बढ़ाएगा और संतुलित विकास को सुनिश्चित करेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अपन खबरों में। देखिए कानपुर की ग्लाइडर्स इंडिया लिमिटेड ने तेजस एयरक्राफ्ट के लिए स्वदेशी हाइब्रिड ब्रेक पैराशूट विकसित किया। यह पैराशूट आपात स्थिति में 340 किमी प्रति घंटे की गति से भी छोटे रनवे पर सुरक्षित लैंडिंग सुनिश्चित करेगा। इसका सफल परीक्षण हो चुका है और यह भारत को रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे रूस पर निर्भरता कम होगी। वहीं देखिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इंदौर घटना के बाद कड़े निर्देशों पर नगर विकास विभाग शहरी क्षेत्रों में सफाई और पेयजल व्यवस्था सुधारने में जुट गया है। हर वार्ड में सुबह शाम 2 पालियों में सफाई और कूड़ा उठान के आदेश दिए गए। मलिन बस्तियों में विशेष अभियान चलाकर एंटी लार्वा छिड़काव और निरीक्षण पर जोर दिया गया ताकि संक्रामक रोगों को रोका जा सके। चलिए अगली खबर देखिए, ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली ने देश भर में चल रहे सरकार विरोधी प्रदर्शनों पर पहली बार प्रतिक्रिया दी। चेतावनी दी गई है कि दंगाइयों को उनकी सही जगह पर पहुंचाया जाएगा। इन प्रदर्शनों में मरने वालों की संख्या बढ़कर 10 हो चुकी है। लोग कमजोर अर्थव्यवस्था, बढ़ती महंगाई और रियाल की गिरती कीमत को लेकर विरोध कर रहे हैं। 2022 में महसा अमीनी की मौत के बाद से यह सबसे बड़ा विरोध देखा गया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी प्रदर्शनकारियों के दमन की निंदा की। वहीं अगली बड़ी खबर देखिए, मोहन भागवत ने कहा कि लव जिहाद की रोकथाम के प्रयास सबसे पहले हमें अपने घरों और परिवारों से शुरू करने चाहिए। सबको यह गंभीरता से विचार करना होगा कि हमारे परिवार की बेटी किसी अपरिचित के बहकावे में कैसे आ सकती है। इसका एक बड़ा कारण आपसी संवाद की कमी है। इसके लिए 3 सत्रों पर प्रयास करने जरूरी है।